नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख कितना हो गया है? 17 फरवरी 2024 ईस्वी हो गया है। अभी फरवरी का भी अंत हो जाएगा। उसके पश्चात आप मार्च में प्रवेश कर जाएंगे। 30 सितंबर को आपका पीटी हुआ था और अगले साल इसी साल 30 सितंबर को आपका पीटी है। समय नहीं लगेगा आने में। अगर ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको 2025 के सितंबर का वेट करना पड़ेगा, जिसका पीटी मेंस होगा 2026 के सितंबर में, रिजल्ट आएगा 2026 के अंत तक। और इसीलिए मैं आपको बार बार आगाह करता रहता हूँ कि समय अगर ये निकल गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा आपके हाथों में। फिर आप अगले साल के लिए बैठेंगे और उसकी तैयारी फिर आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि अच्छे से तैयारी कीजिए। यही वो मौका है जब आपको पढ़ना चाहिए सही से। और नहीं अगर सिलेक्शन होता है तो क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कोई ऐसा 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, लाख रुपए का जॉब लेके नहीं बैठा हुआ है। सामान्य मीडियोकर जॉब भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये बार बार मैं इसीलिए याद दिलाता हूँ ताकि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इस चीज़ को समझें कि जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं वो इतना आसान नहीं है, कतई आसान नहीं है। सबसे कठिन एग्ज़ामों में से एक होता है। चलिए देखिए क्या है हेडलाइन, क्या है आज का हेडलाइन कि आईटी रिटर्न के मामले में, इनकम टैक्स नहीं देने के मामले में कांग्रेस पार्टी के कुछ खातों को सील कर दिया गया था और उसके बाद अब उसको रिलीफ तो दिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, कई सारे आलोचक आरोप लगाते हैं कि ये राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा है वगैरह वगैरह। देखिए, पक्ष विपक्ष का मामला है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमारे काम का इसमें कुछ विशेष नहीं है। अगला जो है ना, यहाँ से आपके पीटी में पूछा जा सकता है। इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। एलेक्सी नवेल्नी नाम था इनका। और ये क्या है तो रूस के क्या थे, अब इनकी डेथ हो गई है। रूस जो है ना उसके विपक्ष के नेता थे। इनको पहले जहर दिया गया था, उसके पश्चात इनको जेल में रखा गया था। जेल में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक ना। आर्कटिक कॉलोनी करके, कॉलोनी बोला जाता है उसको, रसियन भाषा का कोई शब्द हो सकता है उससे जुड़ा हुआ। वो जेल है जो रूस के और दुनिया के सबसे कठिनतम जेल की परिस्थिति मानी जाती है उसको। ठंड में वहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सी चला जाता है। वहाँ पर वो जेल स्थित है, उसी में ये बंद थे और इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार पीटी में पूछ लेता है कि हाल ही में चर्चा में रहे एलेक्सी नवेल्नी कौन है, तो कौन थे, तो ये क्या थे, तो रूस के अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग बिहार बजट का थोड़ा सा समरी देखेंगे, छोटा सा हिस्सा। उसके पश्चात न्यूज़ देखेंगे अलग अलग, और सबसे अंत में आज आर्टिकल की चर्चा करेंगे, अगर समय बचेगा तो, ठीक ना। क्योंकि बिहार बजट पर मुझे थोड़ा सा चर्चा करना है। साथ ही साथ में एक कमेंट आया है जिसके ऊपर मुझे डिटेल जवाब देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन से संबंधित है। आपने उस चीज़ को नहीं सोचा होगा, लेकिन किसी ने सोचा, तो आपको उससे बेनिफिट क्यों ना मिले। तो देखिए क्या है वो कमेंट, ध्यानपूर्वक देखिए। कोई विजय कुमार जी, इन्होंने पूछा कि सर क्या गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट सकती है क्या, अध्यादेश लाकर? कौन से फैसले? जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको असंवैधानिक करार दे दिया, ठीक है। क्या इसको पलट सकती है गवर्नमेंट अध्यादेश लाकर? अध्यादेश क्यों लाएगी अभी? क्योंकि अभी सदन जो है वो कार्य नहीं कर रहा है, लोकसभा अभी कार्य नहीं कर रहा है। तो दोनों सदन जब तक कार्य नहीं कर रहे होते तो सरकार को कोई कानून बनाना होता है, तो सरकार आर्टिकल 123 के तहत में अध्यादेश की शक्ति का उपयोग करती है। ये तो पता होगा आपको। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने 2 दिन पहले सवाल दिया था, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान संप्रभु है, अपने यहाँ संसद संप्रभु नहीं है। उसका तात्पर्य था कि संसद अगर कोई कानून बनाती है तो वो लकीर का फ़कीर साबित नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसका रिव्यू कर सकती है, रिव्यू करके उसको खारिज भी कर सकती है और उसको आगे जारी भी रख सकती है। जिसका उदाहरण क्या है, हमेशा उदाहरण से समझा कीजिए, और एग्जाम में भी लिखते समय उदाहरण को भरपूर मात्रा में उपयोग कीजिए। जिसका उदाहरण है EWS आरक्षण, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिव्यू किया और ओके कर दिया। जिसका उदाहरण है धारा 370 के कुछ प्रावधानों को रद्द करना, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओके किया और आगे कंटिन्यू कर दिया। लेकिन 2018 ईस्वी को याद कीजिए। 2018 ईस्वी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SC/ST एक्ट जो है, इसमें आदेश के माध्यम से एक संशोधन कर दिया कि अब से इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं रहेगा। SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी और ऐसा भी नहीं होगा कि बेल भी नहीं मिल रहा है। तुरंत मामला दर्ज होते ही तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगा कि SC/ST एक्ट जो है झूठे ज़्यादा लगाए जाते हैं। सच में ऐसा कुछ होता ना होता है, झूठे बहुत ज़्यादा एक्ट लगाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आदेश पारित कर दिया कि भाई SC/ST एक्ट जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं रहेगा। अब से उस पर बेल मिल सकता है और तुरंत से गिरफ्तारी भी नहीं होगी।
उसके बाद पूरे देश भर विरोध प्रदर्शन हुए थे इस चीज़ को लेकर 2018 में, मई महीना या अप्रैल महीना था, आपको याद होगा अगर तो। उसके पश्चात संसद बैठी, संसद ने 2/3 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। यानी कि क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है? नहीं, संसद उसके फैसले को पलट सकती है। जैसे अभी भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017 में पारित किया। अब दूसरा मामला सुनिए, 2017 में भारत सरकार ने, भारत की संसद ने इलेक्टोरल बॉन्ड को पारित किया। 2017 से लागू हो गया था ये और चल रहा था उसके बाद। तो अब संसद में पिटीशन डाला गया कि भाई इसको रिव्यू किया जाए। रिव्यू किया संसद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया था बहुत सारे वकीलों के द्वारा, रिव्यू किया। रिव्यू करने के पश्चात उसको ये पता चला कि ये जो है ये असंवैधानिक है, अकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको समाप्त कर दिया। तो यानी कि संसद के बनाए हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद, दोनों पलट सकते हैं। यानी कि किसकी सर्वोच्चता है अपने देश में? कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है? दोनों में से कोई भी सर्वोच्च नहीं है। कौन है सर्वोच्च? तो सर्वोच्च है हमारा संविधान। संविधान संप्रभु है, सर्वोच्च है, जो शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को भी और संसद को भी कि आप एक दूसरे के फैसलों को काउंटर कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। इसलिए जब पैरसों का मैं आंसर चेक करा तो मैं उनको बार बार बोला था साबित कीजिए कि किस प्रकार से संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के संप्रभु में तो आपने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन मैं ये पूछा था कि संसद सर्वोच्च नहीं है, इसको सही से साबित भी कीजिए, संविधान की सर्वोच्चता को भी साबित कीजिए। तो वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ता उदाहरण देकर कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से किया था, हाई कोर्ट और संसद ने इस प्रकार से किया था। इस प्रकार से देश में संविधान की सर्वोच्चता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की और ना तो संसद की। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर अभी भारत सरकार चाहे, संसद अगर अभी चाहे, मतलब भारत सरकार, संसद नहीं, तो अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट सकती है। लेकिन ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि चुनाव में उसको नुकसान होने का डर रहेगा कि भाई लोकतांत्रिक तानाशाही इसको शब्द दे दिया जाता है कि ये गलत हो रहा है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा, लेकिन संसद में ये शक्ति है कि 2/3 बहुमत से इसको पलट सकती है। लेकिन ऐसा करेगी तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ओछी हरकत होगी, अगर करती है तो नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आज बिहार का बजट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंट्रो उसका डिस्कस करेंगे, कुछ प्रावधानों को देखेंगे, कुछ वित्त का आवंटन को देखेंगे, उसके पश्चात हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ में बढ़ेंगे। बिहार बजट का थोड़ा सा मैं रिव्यू ही दूंगा आपको। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि ये जो सवाल अध्यादेश वाला था और पलटने वाला था, ये आपके मन में क्यों नहीं आया? आना चाहिए था। काउंटर क्वेश्चन अगर आप किसी जगह कोचिंग भी करते हैं, काउंटर क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर निरर्थक होता है, वो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। चुपचाप बैठे, नोट किए, घर आ गए, तो उस प्रोसेस में आप कुछ सीख नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है बिहार का बजट। हाल ही में बिहार सरकार ने 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा आपका, 2.78 लाख करोड़, जिसमें शिक्षा विभाग को 22% से अधिक धनराशि आवंटित करके शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 22%, यानी कि अगर 100 रुपये का बजट है तो उसमें से 22 रुपया किस चीज़ पर खर्च किया जा रहा है? बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, जो कि सबसे बेहद ज़रूरी और अच्छी बात है। ठीक है, मैंने आपको 2 दिन पहले जब NCERT मैंने पढ़ाया था मानव संसाधन, बहुत कम बच्चों ने देखा क्योंकि उनको एलर्जी होती है अच्छी चीज़ों को पढ़ने से। अभी मैं कोई एवं वीडियो बना दूं मोटिवेशनल तो आप देखने आ जाएंगे। NCERT का वीडियो मैंने बनाया था जब मानव संसाधन क्लास 10 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मानव जो है वो संसाधन के तौर पर तब बनता है जब उस पर भारी मात्रा में निवेश किया जाता है। निवेश किसके रूप में? तो निवेश किया जाता है शिक्षा के रूप में। जब अच्छी एजुकेशन आपको दी जाएगी और जब आपका हेल्थ अच्छा रहता है, तभी आप एक स्वस्थ मानव संसाधन बन सकेंगे। और मानव संसाधन के बारे में ये भी समझाया था मैंने NCERT में, अगर मानव संसाधन आपके पास सही नहीं है तो बाकी किसी भी संसाधन का कोई महत्व नहीं बनता है। आपके पास भले ही प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे हों, आपके पास दुनिया भर की सारे के सोने चांदी हीरा जवाहरात का खाद्यान्न मौजूद हो, लेकिन आपके पास अगर मानव संसाधन सही नहीं है ना, ह्यूमन रिसोर्स, तो वो सब के सब बेकार चले जाएंगे। जिसका उदाहरण भी मैंने दिया था, जिसका उदाहरण मैंने बताया था आप लोगों को, अफ्रीका से ज़्यादा संसाधन दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट के पास नहीं है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा गरीब देश दुनिया में किसी भी कॉन्टिनेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके मानव संसाधन बहुत कमज़ोर हैं, शिक्षा नहीं है इनके यहाँ पर, और स्वास्थ्य का ढांचा नहीं है, जिसके कारण से ये पॉलिटिकल रूप से अनस्टेबल रहते हैं, हमेशा एक अच्छे मानव संसाधन का निर्माण नहीं कर पाए। जब हम आज़ाद हुए तो आज़ाद भारत का जो पहले 2 सरकारें थीं नेहरू जी के कार्यकाल में, उस समय में किस चीज़ पर जोर दिया गया था भाई कि IIT स्थापित करो देश में, IIM स्थापित करो, एम्स स्थापित करो इस देश में। ये सब क्या हैं?
यही वो संस्थान है जिन्होंने भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल करवाया। अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे साइंटिस्ट, जिसके बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि अच्छी स्वास्थ्य और अच्छा एजुकेशन जब आपको मिलता है ना, तभी एक मानव संसाधन बन पाता है। नहीं तो मानव तो वैसे ही हैं, 140 करोड़ भारतीय हैं हम। ओके, चलिए अगला देखिए क्या है। सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया है तथा विविध सरकारी योजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि निर्धारित किया। मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में पढ़ाऊंगा, समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो कब का पढ़ा दिया होता आपको डिटेल में, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बजट भी पढ़ाऊंगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2,78,725.72, अंतिम दोनों आंकड़े तक याद रखना है, 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। ये ध्यान में रहेगा आपको। अगर इसको आप अंतिम आंकड़े तक नहीं ध्यान में रख पा रहे हैं तो लिख कर चिपका लीजिए सामने, पीटी में पूछा जा सकता है आपसे, कितनी बार पूछा गया है ये, 2,78,725, 2,78,725। ओके, अगला देखिए क्या है। कोई ट्रिक तो आप बना ही लेंगे, 2,78,725 और 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। शिक्षा विभाग को कितना रुपया दिया गया है? अगर बजट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो यही पूछा जाता है, किस विभाग को कितना दिया गया है, बजट कितने रुपए का है। अगर सामान्य सवालों की मैं बात करूं, बजट में कोई योजना है तो उसकी चर्चा अच्छे से करना है, क्योंकि भाई उसको पढ़ के जाना है, एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। भारत सरकार का बजट तो नई सरकार गठन के बाद आएगा, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग को 22,200.35 करोड़ रुपये, 22.20% का आवंटन किया गया है। सबसे पहले आ गया एजुकेशन आपका। ग्रामीण विकास विभाग को 13,840 करोड़ रुपए, लगभग 13.84% के करीब में आवंटन किया गया है। तो 13.84% किसको किया गया है? तो विलेज डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित किया गया है। समाज कल्याण विभाग को 8,191.79 करोड़ रुपए दिया गया, लगभग बजट का 8.5%, मतलब 8 से 8.5% के बीच में दिया गया है। ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभाग को 7,409.13 करोड़ रुपए दिया गया है, जिसमें 7.41% होगा तथा 7,117.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को अलग अलग ये एलोकेट किया गया है। ओके, सरकार अकेले कई छात्रवृत्ति योजनाओं पर 3,073.26 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने 7 निश्चय 2 योजना, ये नीतीश सरकार की, नीतीश जी का पर्सनल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है 7 निश्चय, उनका अपना है ये। तो 7 निश्चय जो योजना है के तहत सुशासन योजनाओं पर 5,040 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, कोई योजना पर पिछले बजट में कितना रुपए एलोकेट किया गया था और इस बजट में कितना एलोकेट किया गया, उसमें आपको पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। पिछली बार करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, किस पर? तो 7 निश्चय पर। अब उसमें कितना कर दिया गया है? 40 करोड़ रुपए की वृद्धि भी की गई है। एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगा, क्या पढ़ने का तरीका क्या होता है। एजुकेशन में पिछले साल का बजट देखिएगा कितना परसेंट था और इस साल का एजुकेशन में बजट देखिए कितना परसेंट है। दोनों में कुछ अंतर होंगे, उसको विशेष रूप से ध्यान में रख लीजिएगा, भाई इतने प्रगति हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि अंतर वगैरह सब अगर कॉम्प्लेक्स बनाने होंगे तो यहाँ से पूछेगा आपसे। बजट में 1,121.41 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष है। अधिशेष का मतलब जितना राजस्व खर्च कर रही है बिहार सरकार, उससे ज़्यादा राजस्व का अधिशेष है, मतलब प्राप्त ज़्यादा कर रही है। 2.98% का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। फिर भी इसमें 3,408 लाख करोड़ रुपए का बकाया ऋण भी दिखाया गया है। 7 निश्चय 2 योजना कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सातों के साथ आपको याद होने चाहिए। 66वीं बीपीएससी में 7 निश्चय 1 के बारे में पूछा गया था, इसलिए इसको सातों आपको याद करना है। पहला है युवा शक्ति, दूसरा है सशक्त स्त्री, हर खेत की सिंचाई का पानी, स्वस्थ गांव समृद्ध गांव, स्वस्थ शहर विकसित शहर और सुगम कनेक्टिविटी, सभी के अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। पहला कौन सा है? पहला युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए है। फिर महिलाओं के लिए है सशक्त स्त्री, समर्थ स्त्री, हर खेत को सिंचाई का पानी कार्यक्रम है तीसरा। उसके बाद से समृद्ध गांव का है, उसके बाद से समृद्ध स्वच्छ का या स्वच्छ शहर का है। उसका सुगम कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी बढ़ा देना, सड़क वगैरह की बातचीत होगी। सभी के अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, 7 नंबर जो लक्ष्य है इसका, उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई है। एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है मैंने, इसको मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा और उसकी चिंता मत कीजिएगा। डिटेल में जब मैं बोल रहा हूँ तो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाऊंगा। अभी आपको क्या करना है कि ये छोटे मोटे फैक्ट जो हैं इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से सबसे ज़्यादा रहता है ना। उसके पश्चात बाकी जगहों से पूछा है। हाँ, बजट में अगर कोई योजना चर्चा में आई होगी तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। देखिए अगला न्यूज़ है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उससे संबंधित है। और कौन सा है? तो अंत्योदय अन्न योजना जो उससे संबंधित है। क्या है? FCI प्लान कर रही है कि पोल से पहले, यानी कि चुनाव से पहले
जो अब अन्न का बंटवारा किया जाए तो उसमें जो बैग दिया जाता है, इस बैग पर प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो हो। अब सही है गलत है आप जाने, है ना, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या आपको बताऊँगा, मैं आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में डिटेल बता देता हूँ और अंत्योदय अन्न योजना के बारे में समझा देता हूँ कि क्या है भाई ये योजना और ये किस प्रकार से भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2013 में फूड सिक्योरिटी को लेकर कानून बनाया गया था भारत में। ये ध्यान में रहेगा आपको, 2013 ईस्वी में बनाया गया था फूड सिक्योरिटी को लेकर। उसके पश्चात क्या है कि भाई लोगों को भूख से राहत मिलना चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि भूखा रहे। शहरी इलाका हो, ग्रामीण इलाका हो, सभी जगहों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए राशन उपलब्ध करवाया जाता है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत में। और राशन जब उपलब्ध कराया जाता है तो सामान्य तौर पर इस खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत महिला को घर का मालिक माना जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों योजना के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके देख लेते हैं कि क्या है, कितने लोगों को दिया जाता है, किस प्रकार से चलाया जाता है इस योजना को, क्योंकि योजना के बारे में फैक्ट आपसे पीटी में पूछा जाता है। ओके, देखिए क्या है ये योजना, PMGKAY। कब? तो 2020 में जब कोरोना देश भर में फैल गया, उसके पश्चात भारत सरकार को ये महसूस हुआ कि भाई देश में अन्न का बंटवारा किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, अगर अन्न का बंटवारा नहीं किया जाता तो जिनकी दिहाड़ी मजदूरी पर या बहुत आय कम है या जिनकी नौकरी छूट गई थी वो जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, इतनी स्थिति है अपने ही देश की। कल मैंने आपको बताया था कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, लेकिन ये भी हमारे साथ ही हो रहा है। विडंबना है एक अलग तरह का, धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान पेश किया गया था। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति यहाँ पर प्रति परिवार दे देगा आपको एग्जाम में, तो प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था कोरोना के समय में। प्रारंभ में यह योजना दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी। सरकार ने इसको टेंटेटिव तौर पर शुरू किया था कि थोड़े दिनों के लिए हम इसको चला रहे हैं, उसके पश्चात हम इसको बंद कर देंगे। ठीक, लेकिन हुआ क्या, भारत सरकार को ये आवश्यकता महसूस हुआ कि कोरोना के बाद अगर आप बोलते हैं कि इकॉनमी संभल गई, लेकिन लोग नहीं संभल पाए। जो लोग अन्न पर आश्रित हुए वो नहीं संभल पाए और उसके पश्चात से भारत सरकार ने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे इसको बढ़ाया गया। फिर इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। अब इसे अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। अब तो 2026 तक 27 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, जिसमें लगभग में देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब 5 किलो राशन मुहैया करवाया जाता है। इस योजना का आरंभ होने के बाद से सरकार ने 3.9 लाख करोड़ रुपए की लागत से अपने केंद्रीय खरीद पूल से 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया कोरोना के पीरियड में और अब तक। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य सुरक्षा की पहुंच के लिए कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है कि लोगों का भोजन तक पहुंच कल्याण नहीं कर रही है सरकार, ये लोगों का अधिकार है। अन्न जो उनको मिल रहा है तो सरकार कोई भंडारा नहीं चला रही है, ये उनका अधिकार है। ये किससे बताया गया? 2013 के फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बताया गया कि लोगों का भोजन तक पहुंच उनका अधिकार होगा। ये दुनिया में इस तरह का पहला कानून था। ओके, लाभार्थी कौन होते हैं? यह अधिनियम कानूनी तौर पर ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडी सहायकी वाले खाद्यान्न का आवंटन के लिए लगभग में 2/3 आबादी को कवर किया जाएगा। 2/3 आबादी को कवर किया जाता है। इसमें राशन कार्ड धारकों की 2 श्रेणियां शामिल हैं, अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता वाले परिवार दोनों शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण दिशा में एक कदम के रूप में इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की 18 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की महिला को परिवार का मुखिया होना अनिवार्य कर दिया गया था 2013 के एक्ट में। यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में इस फैक्ट के बारे में सवाल पूछ चुकी है स्टेटमेंट बनाकर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि विशेष रूप से इसको ध्यान में रखिए और अच्छे से इसको कवर कीजिए। और प्रावधान क्या है इसके? इस कार्यक्रम के तहत AAY के लाभार्थी परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान है, चाहे परिवार के सदस्यों की संख्या कुछ भी हो। प्राथमिकता वाले परिवारों को परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न मिलता है, जिससे प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। भारत सरकार ने PMGKY और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एकीकरण कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। दोनों को जोड़कर, जब लोगों को ही अन्न देना है तो दोनों को जोड़कर अन्न दो एक ही साथ, ताकि दोहराव भी ना हो और खर्चा कम भी हो और लोगों को अन्न भी मिल जाए। ठीक है, जनवरी 2023 में PMGKY को NFSA के साथ
एकीकृत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप एएवाई और पीएचएच के परिवारों के लिए सभी राशन निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। इस एकीकरण ने पीएम गरीब कल्याण योजना के निःशुल्क राशन कारक को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल कर कोविड-19 महामारी के दौरान पेश किए गए अतिरिक्त प्रावधान को भी समाप्त कर दिया और दोनों को एकीकरण करके अब भारत सरकार फ्री में राशन मुहैया करवाती है। शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत भारत सरकार पूरे देश भर में लगभग 88 करोड़ लोगों को अन्न मुहैया करवाती है। ये चीज़ क्लियर होगा आपको, ठीक है। अगला बढ़ें, अगला देखिए न्यूज़ क्या। अगला फिर से न्यूज़ है कि भाई कोचिंग सेंटर कांट यूज मिसलीडिंग एड्स, ड्राफ्ट गाइडलाइन दे दिया गया है। किसके द्वारा? तो CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसने बोला है कि कोचिंग सेंटर, अभी यूपीएससी का कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। यूपीएससी के रिजल्ट के बाद फिर से देखिएगा क्या सब होता है। पिछले साल तो हुआ था, इस साल शायद कम होने की उम्मीद है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सबके फ़ोटो लगा कर बोलते हैं हमारे यहाँ से पढ़े, हमारे यहाँ से पढ़े। इंक्वायरी करने भी पहुँच जाओ तो भी वो आपका फ़ोटो लगा देंगे कि हमारे यहाँ से पढ़े। सब हैं इसमें, पटना से लेकर दिल्ली तक सब इसमें वैसा ही करते हैं, कोई कम नहीं है किसी से भी, ठीक है। अब तो नया चला है कि इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्ड करके डालते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि CCPA ने बोला है कि कोई भी कोचिंग संस्थान वगैरह जो है वो 100% सिलेक्शन या सिलेक्शन की गारंटी, इस प्रकार के पोस्टर्स नहीं लगा सकते हैं। कभी भी लगाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी लगाया गया था, इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग बड़े बड़े ब्रांड जितने भी हैं उन सब के ऊपर जुर्माना लगाया गया था। किसके द्वारा? तो पिछले साल मैंने आपको कवर करवाया था, CCPA के द्वारा, ठीक है। तब ये संस्था क्या है इसके बारे में पूछ लेगा आपसे, क्योंकि चर्चा में है पिछले 1 साल से, 1 वर्ष से चर्चा में है, 6 महीना कम से कम तो है ही। इसके बारे में देख लेते हैं कि किस मंत्रालय के तहत में है, क्या काम करती है। थोड़ा सा ही देखेंगे, इंट्रोडक्शन बेसिस का देखेंगे, क्योंकि वहीं से पूछा जाएगा आपका। 2019 में उपभोक्ता संरक्षण को लेकर एक एक्ट पारित किया गया था, जिसके बाद CCPA तो और भी ज़्यादा चर्चा में रहती है। ओके, देखिए क्या है ये संस्था। CCPA को 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। उपभोक्ताओं का अधिकार की सुरक्षा और बचाव करता है। अगर आपके साथ भी कोई ठगी होती है कुछ सामान खरीदने में या कहीं पर भी, तो आप इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं और यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकारों का प्रभावी परिवर्तन और वृद्धि के लिए दिशा निर्देश जारी करता है कौन? तो CCPA। CCPA का उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं का अधिकार को बढ़ावा देना है, उसकी सुरक्षा और लागू करना है। किसका काम? तो CCPA का मुख्य रूप से काम है। इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने, शिकायत, मुकदमा चलाने, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथा में ही आता है ये जो कोचिंग वगैरह करते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर लगा के 100% गारंटी वगैरह का स्कीम जो चलाती हैं, किसी का नहीं होता है, एक बच्चे का नहीं होता है। 10-10 हज़ार स्टूडेंट हैं यूपीएससी वाले कोचिंग के पास में, नॉट अ सिंगल सिलेक्शन होता है, एक भी नहीं होता है। जो सबसे बड़ी यूपीएससी कोचिंग है, हिंदी इंग्लिश सबकी बात कर रहा हूँ, हो ही नहीं सकता है इस प्रकार से, ठीक है। भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं, समर्थक प्रकाशों पर जुर्माना लगाने का अधिकार किसको है? तो CCPA को है। कब इसको स्थापित किया गया है? तो 2019 ईस्वी में इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रस्तावित करके इसको स्थापित किया गया CCPA को। मुख्य रूप से क्या काम करने के लिए? तो उपभोक्ताओं के आपके जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। आपके अधिकार क्या है भाई? कोई सामान खरीदा, कोई सर्विस खरीदा, कोचिंग सेंटर में जो आप जाते हो वहाँ पर सर्विस खरीदते हो आप, है ना, आप पैसा देकर वहाँ पर कोचेज को हायर करते हैं कोचिंग वाले आपके लिए, और आपको सर्विस मुहैया करवाते, पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। अगर वही वो सही से नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ? जो आपने पैसा दिया उसके साथ ठगी हुई। यही तो होता है ना, बहुत सारे सेंटर हैं पटना में भी, दिल्ली में भी। तो उसके कारण से इस तरह के संस्थानों को लाना अनिवार्य हो गया था। कोचिंग तो एक छोटा सा इकाई है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के जिसमें इस तरह की आवश्यकता पड़ती है, रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ती है कि भाई उपभोक्ताओं के अधिकार बाजारवाद के दौर में संरक्षित रहें और उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। तो CCPA को ज़रूर ध्यान रखिएगा। कब स्थापित किया गया था? 2019 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत में। ओके, अगला न्यूज़ देखिए IR से रिलेटेड कि भारत ने बोला है सेंट्रल एशियाई देशों को कि आप चाबहार पोर्ट का यूज़ कीजिए। सेंट्रल एशियाई देशों से आग्रह किया है भारत सरकार ने। अब क्यों यूज़ करेंगे भाई वो चाबहार का? क्या है उनके पास, ऐसा क्या है भाई चाबहार में, क्या दिक्कत आ रही है? तो इसको देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले इस न्यूज़ को देखिए क्या है। देखिए न्यूज़ में लिखा हुआ है कि रीजनल डायलॉग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ कंट्री, जो अलग अलग सचिव होते हैं देश के, रीजनल डायलॉग उनके बीच में किया गया है। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो किर्गिज़ गणराज्य जो है, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक
बिस्केक में कल मैंने दक्षिण अमेरिका का जब मैं मैप पढ़ा रहा था तो उसमें एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। उसको कई सारे कमेंट किया था लोगों ने, तो ठीक है उसको सुधार कर लीजिएगा। ब्राज़ील की सीमा किस किस देश से लगती है इसको ज़रा ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कल एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो बिस्केक में ये क्या हो रहा है, तो सम्मेलन हो रहा था। यहीं पर भारत सरकार ने आर्गू किया है, मतलब रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल एशिया के देशों से कि आप क्या कीजिए, आप चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार कीजिए। चाबहार पोर्ट के जरिए वो क्यों व्यापार करना चाहेंगे, आपको मैं ज्योग्राफिकल उसके लोकेशन के साथ साथ में समझाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले इस को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर आयोजित हो रहा था, किर्गिज़ गणराज्य में, ओके। इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी बोला कि तालिबान के साथ चूँकि देखिए अफ़गानिस्तान के साथ बहुत सारे सेंट्रल एशियाई देशों की सीमा लगती है। अफ़गानिस्तान हमारे लिए भी भाई कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान में जितनी अच्छी शासन प्रणाली रहेगी हमारे लिए भी उतना ही अच्छा रहता है, कश्मीर वगैरह की इशू के लिए। तो भारत सरकार ने ये भी बोला है कि हम अफ़गानिस्तान को अभी तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ की सरकार को, अफ़गानिस्तान को तो करते ही हैं, लेकिन हम मानवीय सहायता अफ़गानिस्तान को जारी रखेंगे। वहाँ के लोगों के भोजन, सड़क निर्माण, हॉस्पिटल, इनमें हम अपना योगदान देते रहेंगे, लेकिन हम तालिबान सरकार को ऑफिशियली अभी भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो रीजनल डायलॉग यही हो रहा था, जिसमें 6 सेंट्रल एशिया के देश शामिल थे, रूस शामिल है और उसके बाद से भारत भी शामिल था। वहीं पे डायलॉग भारत सरकार ने बोला कि आप चाबहार के जरिए व्यापार कीजिए। तो चाबहार पोर्ट का ज़रा लोकेशन देखिए और क्यों वो व्यापार करना चाहेंगे उसको भी ज़रा देख लीजिए, ओके। चाबहार जो बंदरगाह है ये दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के पास स्थित है। ओमान की खाड़ी, पहला पीटी फैक्ट हो गया आपका। एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी समुद्र तक सीधी पहुँच है। यह ऊर्जा संपन्न ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत है किसका, तो ईरान का है, वहीं पर यह स्थित है। चाबहार बंदरगाह को मध्य एशियाई देशों के साथ साथ भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा व्यापार के सुनहरे अवसर का प्रवेश द्वार माना जाता है। क्यों, क्योंकि चाबहार जो है सेंट्रल एशियाई देश जो लैंड लॉक्ड हैं वो अफगानिस्तान के जरिए यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार जो है उसको तो सेंट्रल एशिया के देश की सरकार जो है वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करती है। तालिबान को तो वो लोग रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं। इसलिए तालिबान का अफगानिस्तान में आना कहीं ना कहीं चाबहार बंदरगाह को लेकर जो हमारी महत्वाकांक्षा था उसको कमज़ोर कर रहा है, ठीक ना। वो महत्वाकांक्षा भी कमज़ोर हुई है हमारी। देखिए क्या है ये, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो यहाँ पर जितने सारे देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब इनकी समुद्र तक सीधी पहुँच नहीं है। समुद्र तक 2 रास्तों से पहुंच सकते हैं, एक है पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर पोर्ट के जरिए, एक है अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं, या तो इधर से भी आ सकते हैं तुर्कमेनिस्तान, ईरान से चाबहार पोर्ट पर आ सकते हैं, ठीक है। चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है चाबहार को, और इसीलिए भारत सरकार ने बोला है कि चाबहार पोर्ट के जरिए आप अपने व्यापार को कंडक्ट कीजिए, जिससे पाकिस्तान होकर जो इनका व्यापार अभी चल रहा है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाए, पाकिस्तान पर इनकी निर्भरता ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ से ईरान से अफ़गानिस्तान के काबुल तक हम रेल लाइन बिछा रहे हैं, जिसमें क्या होगा कि भाई सेंट्रल एशियाई देश यहाँ से रेल लाइन पर अपना सामान लाद कर डायरेक्ट आ जाएंगे चाबहार तक, और चाबहार से पूरी दुनिया भर में व्यापार कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। चाबहार पोर्ट का एक और है, आने वाले समय में जो हम ईस्ट वेस्ट गलियारा बना रहे हैं, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर भारत के मुंबई तक आता है गलियारा, मल्टी माध्यम से है, अलग अलग माध्यमों से है, जिसमें रेल है, उसके साथ सड़क है, फिर जल मार्ग है, सबके थ्रू जुड़ा हुआ है, उसमें भी आगे ये जोड़ सकता है। साथ ही साथ में चाबहार पोर्ट जो है ये ग्वादर पोर्ट में चीन की उपस्थिति जो है उसको काउंटर करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इतना सारा कुछ कंप्लीट हो गया आपको। ईरान पर जब सैंक्शन लगाया गया था 2019 ईस्वी के बाद, तो उसके पश्चात भारत का और ईरान का संबंध कमज़ोर हो गया था 2020 के पश्चात से, 2020 ईस्वी के आसपास। उसके बाद से क्या हुआ कि चाबहार पोर्ट पर जो डेवलपमेंट वगैरह का काम चल रहा था वो धीमा हो गया। बहुत लंबे समय से चाबहार पर काम चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला। चाबहार बंदरगाह सभी को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग का विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार व्यापार के संबंध पाकिस्तान के महत्व को कम कर देगा। यह भारत को समुद्र भूमि मार्ग का उपयोग करके अफगानिस्तान में माल के परिवहन पाकिस्तान को बाईपास करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वर्तमान में पाकिस्तान भारत को अपने क्षेत्र से अफगानिस्तान तक यातायात की अनुमति नहीं देता है। अगर हमें अफगानिस्तान जाना होगा, वैसे तो कहने को तो हमारी सीमा यहाँ पर 80 किलोमीटर लगती है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन पीओके पर चूँकि पाकिस्तान का कब्जा है पीओके पर, इसलिए हम अफगानिस्तान के साथ सीमा में नहीं जुड़े हुए हैं। तो हमें अफगानिस्तान जाने ही नहीं देता पाकिस्तान, पूरा लॉक करके रखा है। नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्ट यूरोप तक पहुँच जाते सड़क बनाकर, ठीक ना। पाकिस्तान हमें इतना नुकसान पहुँचाता है, इसलिए हमने काउंटर निकाला कि यहाँ से यहाँ पर चले जाओ, यहाँ से अफगानिस्तान चले जाओ। ओके, यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा
परिवहन गलियारे गति प्रदान करेगा, जिसमें दोनों रूस के साथ प्रारंभिक हस्ताक्षर करता है। ईरान इस परियोजना का मुख्य प्रवेश द्वार होगा उत्तर दक्षिण गलियारा का। यह अरब में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करेगा। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, किसको, तो चाबहार पोर्ट को, इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान रखेंगे, लोकेशन को ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे बात। अगला जो न्यूज़ है वो सिनाई प्रायद्वीप के बारे में है। क्या है भाई ये, तो अभी इसके पीछे की स्टोरी मैं बता देता हूँ। न्यूज़पेपर में है लेकिन डायरेक्ट PDF में ही मैं आपको दिखा देता हूँ। चूँकि रफ़ाह शहर कहाँ है, देखिए ये इजराइल है, ये इजराइल की सीमा है, ठीक है, ये इजराइल की सीमा है। ये गजा पट्टी है, इसका सबसे दक्षिणतम भाग यहाँ पर है रफ़ाह, ठीक है। अब रफ़ाह में संघर्ष शुरू हो रहा है, युद्ध शुरू हो रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप में यहाँ पर शेल्टर बनाया है लोगों को रहने के लिए, ठीक है। तो सिनाई प्रायद्वीप इसीलिए चर्चा में है। सिनाई प्रायद्वीप हमेशा से ही चर्चा में रहता है। सिनाई में मरुस्थल का भी बहुत बड़ा इलाका है। देख लीजिए सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पर है। प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। गल्फ ऑफ अकाबा, इसको अकाबा की खाड़ी कहा जाता है। गल्फ ऑफ स्वेज कनाल की खाड़ी कहा जाता है। ये दोनों खाड़ी कहाँ पर मिल रहे हैं, इस प्रकार से जाकर ये रेड सी में मिल रहे हैं, लाल सागर आगे बढ़कर 2 भागों में बढ़ जाता है। गल्फ ऑफ अकाबा में अकाबा, ओके। उसके बाद से स्वेज कनाल में बट रहा है, यहाँ पर दिखेगा आपको स्वेज कनाल। उसके बाद से पोर्ट सईद दिखेगा स्वेज कनाल के मुंह पर, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। ये जो है गल्फ ऑफ अकाबा, ये आगे बढ़कर यहाँ से पतली सी लाइन जाकर डेड सी, मृत सागर में विलीन हो जाती है, मृत सागर की तरफ में बढ़ जाती है, ठीक है। इसी पूरे 3 भाग से जल से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो सिनाई प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा। कहाँ पर है, किस देश का शासन है ये, यहाँ तो मिस्र का शासन चलता है सिनाई प्रायद्वीप पर। ये चीज़ क्लियर रहेगा। कौन कौन से जल क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो गल्फ ऑफ अकाबा और स्वेज का गल्फ जो है, स्वेज की खाड़ी जो है उससे, और उसके बाद से मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है ये तीनों ध्यान में रहेगा। इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो इजिप्ट के पास में है, लाल सागर के बिल्कुल उत्तरी इलाकों में आपको दिख जाएगा ये। यहाँ पर सऊदी अरब भी है, यहाँ पर आपको ये मिस्र दिखेगा पूरा का पूरा, उसके बाद से ये इजराइल दिखेगा आपको, 3 तरफ से घिरा हुआ ये सिनाई प्रायद्वीप ध्यान में रहेगा। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है ये भविष्य है आपका, बहुत सारे चीज़ें बदल जाएंगी अगले 5 सालों में। क्या है भाई ये, तो सोरा, इसको नाम में ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ओपन AI का एक नया टूल है सोरा, जिसको नाम दिया जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है। AI कैन क्रिएट वीडियो फ्रॉम द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। इसको केवल एक कुछ टेक्स्ट दिए गए, कुछ लिख कर दिया गया इंस्ट्रक्शन, और इसने ट्रैवलिंग का इतना शानदार वीडियो बनाया 60 सेकंड का, जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे। आपको लगेगा कि फिल्म का कोई वीडियो है, जो किसने बनाया, उसको AI ने बनाया है। AI ने बनाया है। कुछ सिंपल टेक्स्ट उसको लिख कर दिखे गए। जैसे मान लीजिए आपको टेक्स्ट दिया जाएगा, AI को टेक्स्ट दिया गया किस चीज़ का, तो पटना के किसी रोड पर ट्रैवलिंग का वीडियो बनाओ, बस इतना लिख कर दिया गया। उसने उसको पूरा जनरेट करके अच्छे से एक वीडियो, कैमरा एंगल परफेक्ट, इस तरीके से डिज़ाइन किया और बनाया वीडियो को। ये वीडियो कभी सर्च करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। ये आपको जहाँ तहाँ दिख जाएगा। और उसके पश्चात लोग देखकर दंग हो गए कि आने वाले समय में भविष्य कैसा होने वाला है। बहुत सारा कुछ खतरा में है, जिसमें से एक ये भी होगा ट्रैवलिंग का वीडियो बनाना। हालांकि AI और इंसान के वीडियो बनाने तो फ़र्क होगा ही, लेकिन शानदार वीडियो है, आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो कौन सा टूल है, इस टूल के बारे में मुझे आपको बताना था, सोरा। और ओपन AI क्या है, ओपन AI कंपनी है जो चैट GPT का नाम सुना है, तो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है चैट GPT। तो AI क्या क्या कर सकती है उसका एक उदाहरण था ये, जो ट्रैवलिंग वीडियो उसने बनाया है परफेक्ट कैमरा एंगल के साथ में। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि जो सोरा है, इसको चैट GPT का अगले टूल के तौर पर देखा जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सीन, मल्टीपल कैरेक्टर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन, हर चीज़ को केवल एक टेक्स्ट लिख कर देंगे ना आप कि इस मोशन को क्रिएट करो, तो क्रिएट कर आपको दे देता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस नाम को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ खेल से जुड़ा हुआ है। खेल में एक तरह का मैं कभी कवर नहीं करवाता हूँ, लेकिन एक पैटर्न है जो BPSC का, उसमें कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, जैसे T20 में हाल ही में 3000 रन किसके हुए हैं, तो विराट कोहली वगैरह का नाम, या बहुत ज़्यादा विकेट, तो उसमें किसी का नाम आ जाता है, तो वहाँ पर वो सवाल आपसे BPSC PT में पूछा जाता है। रविचंद्रन अश्विन है जो 500 विकेट कल उन्होंने पूरा कर लिया। 500 विकेट पूरा किया किसने, तो रविचंद्रन अश्विन ने पूरा किया है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर किया है, तो राजकोट में इसको पूरा किया उन्होंने। बहुत कम बॉलर हैं जिनके
500 से ज़्यादा विकेट हों, लेकिन भारत में ऐसे हैं, अनिल कुंबले है और रविचंद्रन अश्विन है, कुछ महान बॉलर हैं। मुथैया मुरलीधरन का नाम सुना होगा, श्रीलंका में जो स्पिन बॉलिंग में भी 500 से ज़्यादा विकेट में उनके भी नाम आते हैं। तो स्पिन बॉलिंग में 500 से ज़्यादा विकेट में रविचंद्रन अश्विन का लेटेस्ट नाम है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करता हूं मैं। मुझे पता है आर्टिकल रह गया है, आर्टिकल को मैं मंडे को डिस्कस करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन आज देर हो गया था वीडियो बनाने में, इसीलिए इस तरह का करना पड़ा मुझे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।